गुड मॉर्निंग बच्चों। केरलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुदोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम शरद जोशी द्वारा लिखित तुम कब जाओगे तिथि पाठ के बारे में हम चर्चा किए थे और जानकारी हासिल भी किए और उसके साथ प्रश्न के पाठ होने के बाद प्रश्नोत्तर चर्चा और उसका व्याकरण भाग पूरा चर्चा करते हुए वह पाठ हम पिछले कक्षा में समाप्त किए थे। लेकिन आज नया विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वह नया विषय के बारे में देखने से पहले 1-2 मिनट बच्चा आप एक विषय के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ। बच्चों, इस धरती पर अनेक जीवी जीते हैं। हर एक जीवी को इस धरती पर जीने के लिए अधिकार है। ठीक है, कौन सा भी जीवी हो, उस जीवी के साथ हमारा व्यवहार जिस तरह होता है उसी तरह उन जीवी से हमें वह क्या प्रतिक्रिया मिलती है। जिस तरह हमारा व्यवहार रहता है उसी तरह उससे प्रतिक्रिया मिलती है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप रास्ते पे जाते रहते हो, उधर एक कुत्ता आता है। ठीक है, तो आप भी चुपचाप गए तो वो भी चुपचाप जाता है। आप पत्थर लेकर उसे फेंक दिए तो वो क्या करता है, भौंकता है। नहीं तो एक एक बार आपको आकर वो क्या करता है, आप पर आक्रमण भी करता है। ठीक है, यह उदाहरण बोलता हूं, मतलब हर एक जीवी के साथ हमारा वह व्यवहार जिस तरह होता है उसी तरह उसका प्रतिक्रिया हमें मिलती है। वही एक कुत्ते का हो और एक दूसरा, वही एक कुत्ता लाकर आप घर में उसकी अच्छी तरह से व्यवस्था करते हुए उसे आप पालते हैं। ठीक है, खाने के लिए खाना पानी है सब देकर आप सुंदर से अच्छी तरह से उसे पालते हैं। घर में जिस तरह आप बच्चों को पालते हैं उसी तरह उसे आप पालते हैं। वह कभी भी आप पर गुस्सा नहीं कर लेते क्योंकि आप उनका मालिक बन जाते हैं। एक एक बार गुस्से में आप उसे मारे तो भी वह वापस आपको नहीं भौंकता। घर से कुछ दूर बाहर जाकर उधर बैठता है 1-आधा घंटा, फिर वापस घर में आता है आपका गुस्सा कम होने के बाद। ये भी एक उदाहरण है। ठीक है, हर एक जीवी, कौन सा भी जीवी हो, उसके साथ हमारा व्यवहार जिस तरह होता है उसी तरह उसकी प्रतिक्रिया होता है। और एक उदाहरण, अब सांप देखते हो आप, स्नेक। ठीक है, सांप को देखकर आप जितना डरते हो उससे भी अधिक वह किसी को देखे तो डरता है जाते समय। ठीक है, आप उसे देखकर भागने लगते हैं और वह आपको देखकर भागने लगता है। ये तो सही है, इसी तरह दोनों को भी भय होना ही है ना। यदि आप उसे मारने के लिए कोशिश किए, ठीक है, पत्थर से हो या लकड़ी लेकर उसे आप मारने के लिए कोशिश किए तो वो भी क्या करता है, अपना शक्ति दिखाता है आपको वह आप पर आक्रमण करने के लिए वह भी क्या करता है, कोशिश करता है। ठीक है, अंत तक, मतलब वह मरने तक आपके साथ लड़ता हुआ ही मरता है, कौन सा भी हो। अब चींटी देखते हो आप, चींटी, ठीक है, वह चुपचाप जाता रहता है। आप उसे मारे तो वह क्या करता है, आपको हाथ नहीं छोड़ता हो आप। ठीक है, उस समय आप, हम और आप जैसे जरा बड़े लोगों पर ऐसा आक्रमण किए तो फिर वापस नहीं करता, हम मार देते। छोटे बच्चों को देखो आप, और उसे मारने के लिए हो या दबाने के लिए हो कोशिश करते रहते हैं तो उस समय उन बच्चों को वो क्या करता है, काटता है। तो इस तरह ये क्या संदेश है, अब क्या ये उदाहरण है, यह उदाहरण सही है या उसके बारे में समझाने के लिए, यह उदाहरण हमारे जीवन में लागू होते या नहीं उसे समझाने के लिए। ठीक है, हर एक जीवी का उदाहरण लिया हुआ। ठीक है, यह हमें समझाने के लिए, या हम जिस तरह प्राणियों से व्यवहार करते हैं उसी तरह उनकी प्रतिक्रिया होती है, यह हमें समझाने के लिए
इधर क्या हुआ है, महादेवी वर्मा लेखिका और ज्ञानपीठ पुरस्कृत, हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कृत महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित गिल्लू, गिल्लू एक पाठ है। गिल्लू मतलब क्या है, वो एक गिलहरी का बच्चा, गिलहरी वह एक प्राणी, अळीलो ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ರಿ, अळीलो, हाँ, गिलहरी का बच्चा, उसका नाम उन्होंने प्यार से वो नाम रखे, क्या नाम उसका, गिल्लू। अब यहाँ तक क्या हम उस उदाहरणों का चर्चा किए, वह इधर लागू होता है या नहीं, आप इस पाठ से अच्छी तरह से समझ लेते हैं। लेखिका महादेवी वर्मा, ज्ञानपीठ पुरस्कृत लेखिका महादेवी वर्मा क्या करती है, वह हमें समझाने के लिए प्राणियों का मन कैसा होता है, ठीक है, उसे हमें समझाने के लिए इधर क्या किया उन्होंने, गिल्लू पाठ लेकर या वह गिलहरी का बच्चा को लेकर उन्होंने क्या करते हैं, हमें समझाने के लिए कोशिश करते हैं। आइए बच्चों देखेंगे गिल्लू पाठ से लेखिका महादेवी वर्मा जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, ठीक है, सोन जूही, सोन जूही इसका अर्थ क्या होता है, जूही मतलब पुष्प, जूही का एक प्रकार जो पीला होता है, पुष्प का, तो फूल का एक जाति का फूल, समझ में आ रहा है ना, तो वह किस रंग का होता है, पीला रंग, समझ में आ रहा है ना, हाँ। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, पीला, येलो बोलते हैं ना, येलो कलर, तो उस सोन जूही मतलब उस फूल के झाड़ में, झाड़ मतलब पेड़ पौधा, उसमें आज एक क्या है, कली लगी है। कली मतलब फूल होने से पहले होता है ना, मोग्गू अंत रहते, वो भी ना मोग्गू, कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। अनायास मतलब अचानक, अचानक, ठीक है, अनायास क्या हो गया, आज वह कली को देखकर लेखक जी को क्या हुआ, लेखिका को छोटे जीव का स्मरण हो आया। स्मरण आना मतलब याद आ जाना, स्मरण होना याद आना, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। लता मतलब वही पेड़ है ना, वो फूल की पेड़ है, सघन मतलब सघन, गंभीर, घबरा कर, गंभीर होता है ना, हाँ, सघन हरितिमा, हरितिमा इसका मतलब हरियाली, ग्रीननेस बोलते हैं ना, वही हरियाली में छिपकर बैठता था। छिपकर मतलब अड़िगी कूड़ू अंतरल बच्चितुಕೊಳ್ಳು, हाँ, वह छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। चौंकना मतलब आश्चर्य होना, चौंकना आश्चर्य होना, आश्चर्य होना। वह उस पेड़ के लता में, लता के नीचे छिपकर बैठता था, समझ में आ रहा है ना। जब लेखिका उधर जाती है या लेखिका उसके निकट जाती है, निकट मतलब नजदीक, समीप, तो उसके नजदीक जाती है, उस समय वह क्या करता था, छलांग मारकर या दौड़कर आते ही लेखक जी के कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता। मतलब लेखक जी, लेखिका के शोल्डर पर वह क्या करता था, छलांग मारता था, ठीक है। इस तरह खेल करते हुए लेखक जी को क्या करता था,
चौंका था। ठीक है, तब लेखिका को ಆಶ್ಚರ್ಯ करता ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಲೇಖಕಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಜಿಗಿದು ಲೇಖಕಿಯರ ಶೋಲ್ಡರ್ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿದು ಅವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಂಜಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. पहुंचते ही कंधे पर कूदकर, कूदना मतलब जंपिंग, छलांग मारना, कूदकर मुझे चौंका देता था. तब मुझे कली की खोज रहती थी. तब मुझे कली की खोज रहती थी. कली मतलब आप सुन लिए, ಅದು ಹೂವು ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೂವಿನ ಮಬ್ಬು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. हाँ, कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है. तो उस समय जब वह जीव लेखिका के साथ था, तो वह प्राणी, तब लेखिका क्या करती थी, उस पेड़ में कली को खोजती थी, सर्च, खोजना. लेकिन आज क्या हो रहा है, उस लघु प्राण की खोज है. लघु प्राण मतलब एक छोटा जीव, लघु प्राण छोटा जीव. आज क्या हो रहा है, लेखिका उस लघु जीव को मतलब लघु प्राण को खोज रही है, ढूंढ रही है. परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा. लेखिका बीते हुए दिन के बारे में इधर हमारे साथ चर्चा करें. मतलब कुछ दिनों से पहले क्या हुआ है उसके बारे में. मतलब या इधर देखते ही हमें यह मालूम होता है कि वह गिल्लू मतलब गिलहरी का बच्चा अब नहीं है. जब वह लेखिका के साथ था, उस समय वह जीव लेखिका के साथ जिस तरह जीवन बिताया है, उसके बारे में हमें उन्होंने समझा रहे. ठीक है, लेखिका अब याद कर ले रही है. परंतु वह जीव अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा. लेखिका पीछे क्या हुआ था उसके बारे में कह रही है, लेकिन अब क्या कहती है वो, आज वह जीव सोन जूही के जड़ में. ठीक है, जड़ मतलब जड़े बोलते हैं ना, बेर, रूट्स. हाँ, सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा. अब क्या हुआ है, वह सोन जूही की पत्ते उस लघु जीव को बहुत प्रिय थे. ठीक है, वे हमेशा वह बच्चा क्या करता था, उस सोन जूही के पेड़ के नीचे ही जाकर बैठता था. क्यों, लेखिका को चौंकाने के लिए. लेकिन आज क्या हुआ है, वही पेड़ के जड़े में वह मिट्टी होकर मिल गया होगा. ಆ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಆ ಹೂವಿನ ಗಿಡದ ಎಲೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅದೇ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿರಬಹುದು. ठीक है, मिट्टी होकर मिल गया होगा. कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया होगा. देखो, कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने. ठीक है, बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो. क्या कहते हैं लेखिका, स्वर्णिम कली के बहाने वह उस पेड़ के नीचे पेड़ के जड़ों में मिट्टी होकर मिल गया होगा. ठीक है, ಆಗಿರಬಹುದು, ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ आज क्या हुआ है, वही जीव कली के रूप में, वो फूल की कली के रूप में मुझे चौंकाने ऊपर आ गया होगा. ठीक है, लेखिका कहती है वह जीव उसके नीचे ही क्या हुआ है, वो उसका बियावान हो गया है. बियावान मतलब अंत्यक्रिया ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. हाँ, अंत्यक्रिया. अब मुझे चौंकाने के लिए वह जीव कली के रूप में उस पेड़ में पैदा हुआ है. अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा. लेखिका कहती है अचानक एक दिन, सडनली, अचानक एक दिन मैं कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा.
कमरा मतलब सवेरे, सवेरे मतलब सुबह, कमरे से मतलब रूम, लेखिका के रूम से लेखिका अचानक बाहर आकर बरामदे में देखा, बरामदा मतलब आंगन, अंगण मने मुंदिन प्लेस अंगण, सडनली मतलब अचानक लेखिका अपने कमरे से बाहर आकर आंगन में देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चुआ चौवल जैसा खेल खेल रहे हैं। लेखिका अपने कमरे से बाहर आकर देखते ही उसे एक उधर दृश्य देखा, लेखिका एक दृश्य देखा, उधर क्या हो रहा था, दो कौवे एक गमले के चारों ओर, गमला मतलब फूल के पेड़ लगाते हैं ना, ಹೂವಿನ ಕುಂಡಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹೂವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸಲು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂವಿನ ಕುಂಡಾಳೆ होता है गमला, ठीक है, गमला ಹೂವಿನ ಕುಂಡಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೂ ಹಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ, उस गमले पर बैठकर, इधर गमले पर ಹೂವಿನ ಕುಂಡಾಳಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆ ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चुआ चौवला जैसा खेल खेल रहे थे, ठीक है, वह दोनों क्या कर रहे थे, उस पर बैठकर, चुआ चौवले मतलब चुपके से छूकर चुप जाना और फिर छूना, समझ रहे ना, मतलब उधर वो बैठकर कुछ खा रहे थे, खाना, कौवे को आप देखते हैं अपने चोंच मतलब मुंह के सामने वो लंबा रहता है, खाना खाने के लिए उनका उपयोग करते रहते हो, पक्के अंदर मुंदगड़े पक्षी, उससे वो क्या कर रहे थे, वे दोनों उधर बैठकर खाना कुछ खा रहे थे, छुआ छुवल, एक बार खाना और चुपचाप होकर इधर उधर देखना, इस तरह कर रहे थे वे दोनों कौवे, छुआ छुवले जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकमुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, काकमुसुंडी मतलब कौवा, समझ में आ रहे हैं ना, काकमुसुंडी भी एक विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित मतलब विशेष आदर मतलब गौरव, समादरित विशेष आदर, ठीक है, एक साथ समादरित अनादरित, आदर का अभाव, नीचे दिए उन्होंने किताब में, आप उससे शब्दों का अर्थ देख सकते हैं, अनादरित अति सम्मानित अति अवमानित, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಾಗೆ ಪಕ್ಷಿ ಕಾಗೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರೆ शुभ समाचार तरुವುದು ಅಂತನೂ अर्थ ಆಗ್ಬೋದು, एक एक बार वह घर के सामने आकर बैठ जाए तो वह अवमानित भी हम समझ सकते हैं, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ ಬರುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಾಚಾರ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು। काकमुसुंडी मतलब कौवे के बारे में लेखिका हमें क्या करते इधर समझाने के लिए कोशिश करती है, हमारे बेचारे पुरके न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के, उन्हें पीतर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण होना मतलब अवतीर्ण होना, प्रकट होना मतलब जन्म पाल, अवतीर्ण प्रकट होना। कौवे को घर के सामने आकर बैठ जाए तो हम शुभ अशुभ ऐसा क्यों मानते हैं, समझ में रहे ना, ऐसा क्यों मानते हैं, उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण है, हमारे बेचारे फुरके, फुरके मतलब हमारे दादा दादी पूर्वजर, पूर्वजर दादा दादी और उनके माता पिता, ऐसे हमारे बेचारे फुरके न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, गरुड़ वो भी एक प्राणी का नाम, ठीक है, न मयूर के न हंस के, मतलब
हमारे पुरखे ये क्या प्राणियों के नाम ले रहे हैं, इसके रूप में वे नहीं आते। समझ में आ रहे ना? न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, मयूर मतलब पिकॉक, नविल, न हंस के। उन्हें पीतर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। ठीक है, पीतर पक्ष मतलब वही पूर्वज। वे क्या करते हैं, दूसरे प्राणी के रूप में हमारे आगे वो अवतीर्ण नहीं होते। सिर्फ वे क्या करते हैं, हमारे पुरखे ने, वह आदिकाल से यह एक ऐसा भावना है लोगों में, क्या है, हमारे पूर्वजों क्या करते, पूर्वजों ने काक बनकर, काक मतलब कौवा बनकर हमसे कुछ पाने के लिए, उनका जब वे जीते हैं या वे जिंदा रहते हैं उस समय उनका इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी। वे मरने के बाद क्या होते हैं, काक बनकर या कौवा बनकर वे जन्म पाते। कौवा बनकर हमारे सामने या घर के आगे बार बार क्या होते रहते हैं, प्रकट होते रहते हैं। ये तो क्या है, आदिकाल से भी लोगों में यह भावना है। लेखिका को भी ऐसा ही लगा। पीतर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। अब क्या हुआ, एक क्या है ये कारण, वह कौवा हमारे घर के सामने आकर बैठ जाए तो लेखिका दो कारण बता दी। पहला क्या है, हमारे पूर्वजों ने तो उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो वे क्या करते हैं, मरने के बाद काक बनकर मतलब कौवे के रूप में हमारे सामने क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। और एक दूसरा, दूरस्थ प्रियजन मतलब हमारे दूर होने वाले रिश्तेदार, दूर ಊರಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು, दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश, वे लोग हमारे गांव आने के या घर आने का संदेश भी इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। कर्कश स्वर मतलब जानते हो आप, कठोर कानों को न भाने वाले, वह सुनने के लिए योग्य नहीं। वह कौवा क्या करता है, जोर आवाज से क्या करता है, वो कर्कश स्वर में गाता है कि हम आनंद से नहीं सुनते, देखते हम क्या करते, उसे भगाते हैं। लेखिका ये दो संदेश कहती है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमान के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। और दूसरी ओर इसके भी अलावा हम और एक क्या समझ लेते हैं, वह कौवा काव काव करने से, ठीक है, उसका अवमान के अर्थ में भी हम प्रयुक्त करते हैं। मतलब ऐसा भी हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम महादेवी वर्मा जी इधर क्या कहते हैं, वह कौवा, ठीक है, उसकी विशेषताएं बताते हैं। मतलब उसका वह हमारे घर के सामने आकर बैठ गया तो हम क्या करते हैं, बहुत अलग अलग संदेश हम क्या करते हैं, संदेश सुनते हैं और अलग अलग तरीके में हम सोचते हैं। वे कौन कौन से संदेश उससे हम समझ लेते हैं। वह आकर घर के सामने बैठ गया तो मन में कौन कौन से विचार उत्पन्न होते हैं। ये सब लेखिका कवि की विशेषता के बारे में हमें इधर समझाने के लिए कोशिश की है। तो आगे उन्होंने कवि के बारे में ही क्यों हमें कह रहे हैं, ठीक है। गिल्लू मतलब गिलहरी का बच्चा, इसका उदाहरण क्यों लिए है, यह सब विषय अभी बच्चे चर्चा करने के लिए आगे बहुत विषय है। तो आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।